viewers, this is Nisha. Welcome you all to the Pink Lux Tutorials. Viewers, today in this video we will discuss the topic alternate source of finance. क्या होता है जब किसी पर्सन को लोन चाहिए होता है किसी बिजनेस को अपना न्यू बिजनेस सेटअप करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंड चाहिए होता है, तो इन दैट केस दे गो टू द बैंक एंड गेट द लोन. बट सम टाइम लिमिट ज्यादा होने की वजह से, यानी कि अमाउंट जो आप फंड जो आप चाहते हो उसकी लिमिट ज्यादा होने की वजह से, या फिर देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज ड्यू टू दैट कंपनी थिंक एंड ऑफ द अनदर ऑप्शन विच आर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि बैंक से अगर ना मिलने पर दूसरे कौन से सोर्सेज है जिनसे पैसा लिया जा सकता है या लोन लिया जा सकता है, रेज किया जा सकता है फंड को, दैट इज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो वो क्या है मैं डिस्कस करती हूँ. नंबर 1 इज लीजिंग, नंबर 2 इज फैक्टरिंग, then peer-to-peer lending, angel investor, crowdfunding, venture capitalist and public equity. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीजिंग क्या है. जनरली लीजिंग मीन्स एसेट बेस्ड लीजिंग या लेंडिंग. अपनी किसी एसेट को मॉर्टगेज कर लिया हुआ लोन वो लीजिंग कहलाता है. इट इज एसेट बेस्ड. तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीजिंग के. लीजिंग के टाइप्स क्या है. नंबर 1 इज फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीज. तो फाइनेंशियल लीज में क्या है, द पर्सन और कंपनी इज द ओनर ऑफ द एंटिटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ लीज. जो पर्सन लोन दे रहा है यानी कि लेंडर है, जो लोन दे रहा है लेंडर, वो उस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन तक की लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो ओनर रहेगा उस कंपनी का. और जो बोरोवर है जिसने पैसा लिया है वो भी उसका भी राइट रहेगा, कंट्रोल रहेगा एग्जीक्यूट करने का, लेकिन ओनरशिप उस पर्सन के पास रहेगी ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द लीज इन द केस ऑफ फाइनेंशियल लीज. एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग लीज, इसमें जैसा कि नाम बता रहा है ऑपरेट करने के लिए, वर्क करने के लिए जो लीज पर लिया जाता है लैंड हो या प्रॉपर्टी, दैट इज ऑपरेटिंग लीज. यानी कि बेसिकली आपने उस लैंड या प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए लीज पर लिया है. तो बोरोवर जैसे बोरो करता है लैंड या प्रॉपर्टी को टू वर्क विद इट, दैट इज ऑपरेटिंग लीज, और उसके बदले में वो इंटरेस्ट और जो अमाउंट पे करता है लेंडर को, दैट इज लीज, अ पार्ट ऑफ अ लीज. ओके, द नेक्स्ट वन इज सिंगल इन्वेस्टर एंड लीवरेज लीज. सिंगल इन्वेस्टर मीन्स टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द सिंगल इन्वेस्टर. इट मीन्स जब एक कॉन्ट्रैक्ट या एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, डील होती है, उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक जो लोन देता है, दूसरा जो लोन लेता है यानी कि लेंडर और बोरोवर. तो सिंगल डीड में मतलब सिंगल इन्वेस्टर में लेंडर और बोरोवर ही होते हैं, जो लोन देते हैं और जो लोन लेता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं लिवरेज लीज की, तो लिवरेज लीज में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है. देखिए वो कैसे इन्वॉल्व होती है, यानी कि जब लेंडर से बोरोवर ने यानी कि लोन लिया है, बट ड्यू टू एनी रीजन बोरोवर उसको पे नहीं कर पाता है या उस सर्कमस्टांसेस में पे नहीं कर पाता है, तो उस केस में थर्ड पार्टी यानी जो लीवरेज लीज वाली थर्ड पार्टी है वो इन्वॉल्व होती है और वो पेमेंट करती है ओनर का. ठीक है, वो पेमेंट जब ओनर का करती है, बाद में जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है या सर्कमस्टांसेस या उनकी एबिलिटी हो जाती है बोरोवर की पेमेंट करने की, तो वो पेमेंट लीवरेज यानी कि थर्ड पार्टी को करता है, ना कि ओनर को जिससे उसने लोन लिया था. तो ये होता है हमारा लिवरेज लीज, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है. आप जनरली कह सकते हो विटनेस काइंड ऑफ, जो जब हम किसी को लोन देते हैं दिलवाते हैं तो उसमें जो विटनेस होता है, तो थर्ड पार्टी इज अ काइंड ऑफ लिवरेज लीज. द नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज. डोमेस्टिक लीज, इन दिस लेजर एंड लेजी यानी कि लेंडर और बोरोवर बोथ बिलोंग्स टू द सेम कंट्री डोमिसाइल, यानी कि जो लोन दे रहा है और जो लोन ले रहा है दोनों के पास सेम कंट्री का डोमिसाइल होना चाहिए. इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट और लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट को हम डोमिसाइल कहते हैं, डोमिसाइल लीज सॉरी डोमेस्टिक लीज कहते हैं. और इंटरनेशनल लीज में यानी कि दोनों के पास अलग कंट्री के डोमिसाइल हो सकते हैं, और इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट लीज को हम इंटरनेशनल लीज कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज सेल एंड लीज बैक लीज. Owner sells an asset for cash to a prospective lessor and then leases back the same asset. क्या होता है, देखो जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीज है ये लीज शॉर्ट टर्म है, लेकिन जो सेल एंड लीज बैक है ये लॉन्ग टर्म है. यानी कि कभी कभी फैक्ट्रीज को काफी साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, 25 साल के लिए लीज पर लिया जाता है. तो जो ओनर से वो लीज पर लिया जाता है उस कंपनी को सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए,
तो बाद में विद द पासेज ऑफ दैट ड्यूरेशन 10 साल 20 साल बाद कभी कभी क्या होता है कि जिस कॉस्ट पर जो कॉस्ट होती है उस प्रॉपर्टी की या कंपनी की, वो 10-20 साल बाद जो वो अर्न करता है ओनर, जो उसको इंटरेस्ट और जो अमाउंट मिलती है वो कहीं ना कहीं उस कॉस्ट के बराबर हो जाती है। तो इस केस में या तो ओनर को वापस वो प्रॉपर्टी दे दी जाएगी या फिर बोरोवर जिसने इतने साल के लिए वो परचेज लीज पर लिया है वो उसको खरीद लेगा, यानी कि सेल कर देगा ओनर और वो उसको खरीद लेगा। और अगर वो सेल नहीं करता तो ये लीज बैक वापस चली जाती है, उसको वापस दे दी जाती है। तो दिस इज अबाउट सेल एंड लीज बैक। द नेक्स्ट वन इज, दिस इज द लीजिंग पार्ट। अब हम बात करते हैं लीजिंग के अलावा कैसे हम कर सकते हैं। नंबर 2 इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मीन्स अ फैक्टर इन्वॉल्व्ड। इट सीम्स लाइक लिवरेज लीज, बट एक्चुअली इसमें भी एक थर्ड पार्टी यानी थर्ड फैक्टर और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व होती है, जो कि किसी ड्यू टू एनी रीजन सर्कमस्टांसेस के रीजन में होती है या कोई लीगल रिक्वायरमेंट होता है। सी होता क्या है, ए ने बी से लोन लिया, ए इज द ओनर एंड बी इज द बोरोवर जिसने लोन लिया, या फिर सेलिंग और परचेजिंग की। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि बी कभी कभी किसी रीजन की वजह से पेमेंट नहीं कर पाता उसकी जो उसने परचेज किया है, तो थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होती है और ओनर को जिसने परचेज किया है, जिसने सेल किया और उससे परचेज किया गया माल को, उसको पेमेंट कर देती है। और जब जो बी है जिसने भी खरीदा था वो बाद में अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट कर देता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का। इस केस में क्या होता है, जब वो पेमेंट करती है यानी कि थर्ड पार्टी जब पेमेंट करती है तो वो कहीं ना कहीं उनका कुछ उसमें कुछ इंटरेस्ट या कुछ फायदा ही हो रहा होता है, तब वो उसमें इन्वॉल्व होती है। बट यहाँ पर फायदे के साथ साथ उनका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि बाय चांस जिसने परचेजिंग की है यानी बी ने जो परचेजिंग की है, अगर वो उस माल को, बचे हुए माल को वापस कर देता है, कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, तो इस केस में लॉस फैक्टर का होगा। इस केस में लॉस ओनर का नहीं होगा क्योंकि पेमेंट फैक्टर कर चुका है। तो दिस इज अबाउट फैक्टरिंग। The next one is peer-to-peer lending. It's a platform which enable individuals or a business to obtain loan. Number of borrowers and lenders match their requirement through this platform. ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर renowned या नॉर्मल लोग भी आके इन्वॉल्व होते हैं और पैसा यानी कि लेंडिंग एंड बोरोइंग करते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से भी पैसा ये रेज किया जा सकता है, कैपिटल या फंड रेज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर मीन्स इसमें भी पैसा, पीपल गिव लोन टू द न्यू एंटिटी एज इन्वेस्टर। कोई नया बिजनेस सेटअप होता है या नया बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो उस सिचुएशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं और जो लोग अपना पैसा देते हैं तो वो लोग एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं, क्योंकि वो एक नए सेटअप में बिलीव करके उसमें अपना पैसा, अपनी फंडिंग कर रहे हैं एज अ इन्वेस्टर। The next one is crowd funding. Crowd यानी भीड़, funding यानी पैसा, यानी भीड़ से यानी कि पैसा इकट्ठा करना from the crowd. How? Small investor and individual comes to the one platform to get the loan, collect amount in the small pieces. इसमें renowned और non renowned लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि वो बिजनेसमैन है, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है और अपना जैसा भी कंट्रीब्यूट हो वो करके फंडिंग कर सकता है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इस टाइम है पीएम केयर फंड में, जिसमें सेलिब्रिटीज ने भी और नॉर्मल लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया है नेशन के लिए। तो दिस इज लाइक क्राउड फंडिंग, क्राउड से लिया या रेज किया हुआ फंड। वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर प्रोवाइड्स कैपिटल टू द एग्जिस्टिंग कंपनीज, high growth potential in exchange for an equity share amount invested. इसमें क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट वो कैपिटलिस्ट होते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होते हैं और वो उन्हीं बिजनेस को अपना पैसा या फंडिंग करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग है और जिनकी फ्यूचर में हाई ग्रोथ या फिर अच्छा अर्न करने की कैपेबिलिटी है। उसी सिचुएशन में वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। वो किसी न्यू सेटअप में लाइक एंजल इन्वेस्टर में नहीं पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट अलग है, एंजल इन्वेस्टर अलग है। दिस इज फॉर द न्यू एंटिटी एंड दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग एंटिटी, और जहां उन्हें पता है कि उन्हें प्रॉफिट होने वाला फ्यूचर में या अच्छा पोटेंशियल है या अच्छी हाई ग्रोथ के चांसेस है, वो तभी उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी इस सोर्स से भी आप पैसा रेज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज पब्लिक इक्विटी।
is a stock that is bought and sold through public market. जिसके एग्जाम्पल है पब्लिक मार्केट से पैसा सेलिंग और परचेजिंग करना, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन सब सोर्सेज के थ्रू भी आप फंड रेज कर सकते हो इफ यू रिक्वायर टू सेट अप अ न्यू बिजनेस और इफ यू रिक्वायर टू एक्सपेंड योर बिजनेस। तो इन सब सोर्सेज से भी आप पैसा इकट्ठा या फिर कलेक्ट कर सकते हो। आप एक बार इसे दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मैं नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।